नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में G20 राजदूतों ने किया योग। मदर ऑफ डेमोक्रेसी संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन, मुंबई हमले का भी किया जिक्र। PSLV C-54 लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू। कुछ ही घंटों में इसरो के नाम दर्ज होंगे एक और उपलब्धि। 8 नैनो सैटेलाइट होंगे लॉन्च। नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन के चुनाव में बढ़त जारी। 148 सीटों के रिजल्ट में 77 पर जीते। आइए नजर डालते हैं विस्तारित खबरों पर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैवलॉक द्वीप के रूप में लोकप्रिय स्वराज द्वीप को G20 प्रेसिडेंसी की बहुप्रतीक्षित बैठकों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार किया गया है। G20 में भारत के समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने विभिन्न देशों के लगभग 40 प्रतिनिधियों के लिए शनिवार सुबह काला पत्थर समुद्र तट पर एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस, रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव, जर्मन दूत डॉक्टर पी एक रमेन, भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बेरी ओ फेरल और अन्य सहित प्रतिनिधि शुक्रवार शाम लगभग 7:30 पर पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के दौरे के बीच द्वीप पहुंचे और इन लोगों ने उस सेल का दौरा किया जहां स्वतंत्रता सेनानी भी डॉक्टर डी सावरकर बंद थे। और आज सुबह करीब 6 बजे प्रतिनिधियों ने काला पत्थर समुद्र तट पर जाकर योग सत्र में हिस्सा लिया। वहीं अधिकारी ने बताया कि सत्र के बाद प्रतिनिधियों ने समुद्र तट की सफाई गतिविधि में हिस्सा लिया। अधिकारी ने कहा कि सत्र शाम 4 बजे तक जारी रहने की संभावना है और प्रतिभागियों द्वारा संस्कृति एवं पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन, विकास सहयोग, शिक्षा, वाणिज्य, कौशल, मानचित्रण, आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार सहित अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करने की संभावना है। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और संविधान निर्माण से जुड़े सभी लोगों को सादर नमन करता हूं। आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। इस बार संविधान दिवस खास है क्योंकि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम ने आगे कहा, आज 26/11 हमले की भी बरसी है। जब देश संविधान का उत्सव मना रहा था तब मानवता पर हमला हुआ और इस बात का उन्हें दुख है। इसमें मारे गए सभी लोगों को वो याद करते हुए ये बात कहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये जरूरी है कि युवाओं को संविधान की और संविधान जैसे बना उस प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी रुचि बढ़ेगी। उदाहरण के लिए संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। समाज में अत्यंत पिछड़े हिस्से से आने वाली एक महिला सदस्य ने ऐसे विषय रखे जिससे संविधान निर्माण में अहम रोल निभाया। पीएम ने आगे कहा, 1 सप्ताह के बाद भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिलने वाली है। हम भारत की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। ये हम सबका दायित्व है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस कार्यक्रम में कहा, आज भारत की उभरती हुई शक्ति को दुनिया आशा की दृष्टि से देख रही है।
ये देश अपनी सभी विविधताओं को साथ लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह हमारा संविधान है। इसमें भी द पीपल लिखा हुआ है। यही भावना हमें वैशाली गणराज्य में, वेद ऋषाओं में, महाभारत में भी देखने को मिलती है। ये देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपनी प्राचीन धारणाओं और संविधान की भावनाओं को मजबूत कर रहा है। कमजोर तबके का उत्थान हो रहा है। हमारी माताएं मजबूत हो रही है। सामान्य लोगों के लिए कानून का अनुवाद हो रहा है। इस बार मैंने 15 अगस्त को भाषण में कर्तव्य पर जोर दिया था। इसी की बात गांधी जी करते थे। आजादी का अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। अगले 25 साल महत्वपूर्ण हैं। इसरो के लिए 26 नवंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस खास दिन के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो आज श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ PSLV C54 IOS 6 मिशन लॉन्च कर रही है, जिससे भूटान का एक सैटेलाइट भी शामिल है। इस कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि आज सुबह 11:56 पर लॉन्च होगा और EOS 6 और 8 नैनो सैटेलाइट में पिक्सल से आनंद, भूटान सेट, ध्रुव अंतरिक्ष 2, थाईबोल्ट और स्पेस फ्लाइट USA से 4 एस्ट्रोकास्ट लॉन्च किए जाएंगे। इससे पहले इसरो ने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रचा था। इसरो ने रॉकेट को कम बजट में लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इस लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय लिक्विड नेचुरल गैस अर्थात LNG और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग को लेकर स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी काफी गंभीर दिखाई देती है। 25 नवंबर 2021 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री की टेस्ट फैसिलिटी में अपने पहले 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट किया गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने शनिवार को नेपाल के संसदीय चुनाव में अपनी बढ़त बनाई रखी। अभी तक 148 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें से नेपाली कांग्रेस ने 77 सीट पर जीत हासिल की है। देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिए होता है। सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है। नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अकेले 48 सीट जीती है। इसके सहयोगी दल CPN माओवादी सेंटर और CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 16 तथा 10 सीट जीती है। लोकतांत्रिक समाजवादी और राष्ट्रीय जनमोर्चा को क्रमशः 2 और 1 सीटें मिली है। ये सभी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN UML नीत विपक्षी गठबंधन को 46 सीट मिली है। CPN UML की सहयोगी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी ने क्रमशः 5 और 3 सीट जीती है। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 7 सीट पर जीत हासिल की है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल वर्कर्स एंड पीजेट्स पार्टी और जनमत पार्टी को क्रमशः 3, 1 और 1 सीटें मिली है। निर्दलीय और अन्य को 13 सीटें मिली है।
यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हार का डर होता है तो सिर्फ डेरा ही नहीं डाले जाते हैं बल्कि चाचा के पांव भी छुए जाते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। लेकिन जो आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में हुआ था वही मैनपुरी के उपचुनाव में भी होने जा रहा है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ये परिवारवाद और विकासवाद के बीच की लड़ाई है। इसमें परिवारवाद हारेगा और विकासवाद ही जीतेगा। वहीं अखिलेश यादव के 224 में कन्नौज लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए जाने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनता के सेवा कभी सेवक बनकर नहीं की बल्कि राजा ही बने रहे। पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान की ओर से घुसे एक ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर शहर के दक्षिण पश्चिम में करीब 34 किलोमीटर दूर डाउ के गांव के पास बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन को भारतीय सीमा में आते देखा, जिस पर उन्होंने गोलियां दागी। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान बीएसएफ को एक कार्डेक्टर की के रूप में मिली और वो क्षतिग्रस्त हालत में मिला, जो एक चीनी ड्रोन है। बिहार के सोनपुर मेले में शुक्रवार को पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होना था। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम ख्याति प्राप्त कवि पहुंचे थे। यूपी में बाबा गाने वाले कवियत्री अनामिका जैन अंबर को भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें कविता नहीं पढ़ने दिया गया। कवियत्री अनामिका जैन का आरोप है कि बिहार की जेयूटी आरजेडी गठबंधन सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में काव्य पाठ करने के कारण उन्हें सोनपुर मेले में कविता नहीं पढ़ने दी। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार सरकार इतना डर गई कि मुझे सोनपुर में प्रवेश तक नहीं करने दिया और सुबह से पटना में ही रोका गया। कवियों की पूरी टीम सोनपुर गई और कार्यक्रम का बहिष्कार कर वापस लौटी। कवियों की लौटी मंच पर विराजमान होने ही वाली थी कि आयोजकों की ओर से कार्यक्रम को ऑर्डिनेट कर रहे संजीव मुकेश को एंकर ने बताया कि अनामिका अंबर जैन को छोड़ बाकी कवि काव्य पाठ करेंगे, ऐसा आदेश दिया गया। इससे सभी कवि गुस्सा हो गए। पटना पहुंचने पर ही अनामिका को आयोजकों का फोन आ गया कि उनका काव्य पाठ नहीं होगा, इसलिए वो सोनपुर नहीं पहुंची। वही कार्यक्रम के संयोजक का कवि संजीव मुकेश ने अपने आमंत्रण पर बुलाए अतिथि कवि को कविता पाठ से रोकने पर गहरा दुख व्यक्त किया और मंच पर ना जाने के लिए खेद भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय बिहार की नेहा सिंह राठौर में गाना गाया था यूपी में का बा, जिसके जवाब में अनामिका जैन अंबर ने यूपी में बाबा गाया था। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, शर्म करे बिहार सरकार शर्म। कवियत्री अनामिका जैन अंबर को बिहार की धरती पर अपमानित किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में टकराव के हालात बढ़ते जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शर्तें नहीं मानने की स्थिति में हर हालत में यात्रा का विरोध करने और उसे रोकने का अल्टीमेटम दे दिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेंसला
का कहना है कि शर्तें नहीं मानी तो राहुल की यात्रा रोकेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा हम नहीं रोक रहे हैं बल्कि सरकार खुद रुकवा रही है। सरकार ने 2019 में हमारी लिखित में मानी गई शर्तों से किनारा कर रखा। फैसला ने कहा कि यहीं से शांति से निकलना है तो हमारा काम करवाइए। 4 घंटे का ही तो काम है। वही राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ गुर्जर समाज का एक धड़ा अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार के मंत्री और पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में नहीं जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। इस मसले को लेकर दिन प्रतिदिन माहौल गर्माता जा रहा है। अब शनिवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि मांगे नहीं मानी तो यात्रा को रोकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ असम के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने विधायकों के साथ असम के कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। शिंदे गुट के इन सभी विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी नेता मोहित कंबोज भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शनिवार को गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि इस साल जून में कार्यभार संभालने के बाद से ही ये उनका गुवाहाटी का पहला यात्रा है। उसके पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक संकट देखा गया था, जिसमें 45 से अधिक विधायकों के बागी होने और शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके पद से हटना पड़ा था। बाद में एकनाथ शिंदे ने भाजपा से हाथ मिला लिया। भाजपा के गठबंधन से बनी उनकी सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ली थी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद बिक्री को भेदिया कारोबार संबंधी नियमों के दायरे में लाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी नियम लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज और सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित कंपनियों पर लागू होते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड इकाइयों को इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों से बाहर रखा गया था। सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलेट मामले के बाद आया है। फंड हाउस से कुछ अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे जानकारियां का इस्तेमाल कर फंड में अपने निवेश को रिडीम किया जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। बता दें कि इनसाइडर मतलब किसी शख्स या संस्था के पास किसी स्कीम गुप्त जानकारी होना है। इस जानकारी के आधार पर मार्केट में ट्रेडिंग करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। सहारनपुर के कई प्रमुख कारोबारियों को आवास और प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी जारी है। 24 नवंबर से चल रही इनकम टैक्स के छापेमारी से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 24 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे इनकम टैक्स की करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने शहर के कई कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई से शहर के कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। जिन कारोबारियों के यहाँ छापे की कार्रवाई हो रही है उनमें से कई प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक ज्वेलर्स के कोर्ट रोड स्थित प्रतिष्ठान और चर्च कंपाउंड स्थित आवास पर रेड डाली, जिसके बाद कोर्ट रोड स्थित दुकान पर देर रात तक टीम ने छानबीन की। ज्वेलर्स प्रॉपर्टी का भी कारोबार करते हैं। टीम ने शहर के एक शहीद कारोबारी के आवास पर भी छापे की कार्रवाई की। इनकम टैक्स की टीम ने अहमदाबाद में एक सीए के आवास पर भी छापा मारा।
इनके अलावा टीम ने हार्डवेयर के कारोबारी के यहाँ भी रेड की। मिली जानकारी के अनुसार रेड करने वाली टीम में गाजियाबाद के अलावा दिल्ली और कानपुर के अधिकारी भी शामिल रहे। टीम इन सभी व्यापारियों से पूछताछ कर रही है। सभी स्थानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई देर शाम तक चली। हालांकि टीम में शामिल इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मुरादाबाद रेल मंडल के बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 17 नवंबर को रेलगाड़ी संख्या 20503 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से गिरने के कारण हमारी सेना के जवान का मौत हो गई। इस मामले में रेल प्रशासन की जांच में ये तथ्य सामने आया है कि मृतक जवान रेलगाड़ी संख्या 20503 में अनधिकृत रूप से रेल यात्रा कर रहा था। उसको ट्रेन के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा बरेली स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था, परंतु फिर से उसने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, जिसके चलते वो चलती ट्रेन में से गिर गया था। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि सेना के जवान के गिरने के कारण उसकी मृत्यु होने के संबंध में प्रकाशित समाचार प्रसारित न्यूज के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले की जांच रेल प्रशासन द्वारा की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया है और इसकी पुष्टि सीसीटीवी के माध्यम से और वहां के रेल यात्रियों से हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुर्लभ जानवरों की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकार के अनुसार इंदौर क्राइम ब्रांच और वन विभाग ने ये बड़ी कार्यवाही की। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के कब्जे से 14 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए। बदमाश इन कछुओं को बेचने के फिराक में थे। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि तंत्र विद्या इत्यादि के लिए दुर्लभ प्रजाति के कछुए की बाजार में अधिक मांग होती है। बताया जा रहा है कि कछुओं की तस्करी करने वालों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और वन विभाग की टीम के सदस्य ग्राहक बनकर मिले थे। 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। सौदे तय होते ही तस्कर जैसे ही डिलीवरी देने पहुंचे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 14 कछुए जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में शुक्रवार देर शाम गश्त पर निकली एएसपी अनुकृति शर्मा ने जैम और अतिक्रमण को देखते हुए व्यापारियों को चेतावनी दे डाली। एएसपी ने स्पष्ट लिहाज में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटों में अतिक्रमण नहीं हटा तो सभी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। एएसपी अनुकृति शर्मा का व्यापारियों को चेतावनी देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल मार्केट के व्यापारियों ने रोड को चारों ओर से घेर रखा है, जिससे आम जनता व राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एएसपी अनुकृति शर्मा आज जब बुलंदशहर के प्रमुख मार्केट में पहुंची तो चारों ओर अतिक्रमण के चलते पूरा रास्ता जाम मिला, जिसके बाद मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने मार्केट को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए व्यापारियों को चेतावनी दे डाली। एसपी मैडम ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर पूरा मार्केट अतिक्रमण मुक्त नहीं मिला तो सभी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल सभी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद से व्यापारी परेशान है। व्यापारियों को दी गई चेतावनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में तिहाड़ जेल के पूर्व पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सत्येंद्र जैन की सेल में बैठे नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज 10 सितंबर 2022 का है। तब अजीत कुमार ही तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट थे। उन्हें इस महीने की शुरुआत में सस्पेंड किया जा चुका है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता संजीदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट सत्येंद्र जैन सर को रिपोर्ट करते हुए इन्हीं अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, मीडिया ने जारी किया तिहाड़ का एक और वीडियो। इस बार सत्येंद्र के दरबार में जेल अधीक्षक है, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। बलात्कारी से मालिश करवाने और नवाबी खाने के बाद अब ये आम आदमी पार्टी के करप्शन थेरेपी है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका बचाव करते हैं। क्या वो सत्येंद्र जैन को अब बर्खास्त करेंगे? इसके पहले भी जैन के कई वीडियो तिहाड़ के सामने आ चुके हैं, जिनमें वो मालिश करवाते हुए और बाहर से आया भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ईवीएम की सुरक्षा में लगे हैं। इसी क्रम में कई बार सत्तारूढ़ दल पर गड़बड़ी करने का आदेश भी जाहिर करते हैं। पहले मंडी जिले से, फिर सोलान से कांग्रेस प्रत्याशी ने इसी तरह का आदेश जारी किया था। अब बिलासपुर सदर के कांग्रेस प्रत्याशी बब्बर ठाकुर के प्रभारी इलेक्शन एजेंट अनिल मिंटू ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे बिलासपुर के स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा की ओर ध्यान दिए। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि उस क्षेत्र में जैमर की व्यवस्था की जाए ताकि इंटरनेट ना चल सके। कांग्रेस प्रत्याशी ने ये मांग इसलिए की है कि इंटरनेट के माध्यम से ईवीएम के सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। उपायुक्त को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत एजेंट को भी चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाने के बावजूद भी यहां तैनात पुलिस अंदर बैठने नहीं दे रही है। यहां तक कि मोबाइल फोन भी नहीं ले जाने दिया जा रहा, जबकि पुलिस प्रशासन के पास स्वयं मोबाइल फोन है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि इस बारे में वे स्पष्ट आदेश जारी किए जाए कि क्या केवल ये कांग्रेस पार्टी के एजेंट को ही रोके जाने की साजिश है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने एक ऐसी अनोखी दवा इजाद की है जो गहरे जख्मों को तुरंत भर सकती है। इस दवा को खास बताए जा रहे हैं। ये पूरी तरह नेचुरल रिसोर्स और प्रोडक्ट से बनी हुई है। केवल आम, इमली, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे फल और सब्जियों में पाए जाने वाले एक तत्व ल्यूपियोल में सिंथेटिक ड्रग मिलाकर ये करामती दवा तैयार की गई है। दवा को बनाने वाले ग्रुप के साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि 10 से 12 साल की मेहनत के बाद ये दवा तैयार की गई है। दवा का बनाने के लिए शोध में शामिल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और साइंटिस्ट डॉक्टर मंजू सिंह ने बताया कि बाढ़ में इससे सैनिकों को तुरंत राहत मिलेगी। किसी भी तरह का गहरा जख्म होने पर यह दवा संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि कई बार ऐसे हालात में ज्यादा खून बहने से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ये दवा तुरंत खून का बहना रोकेगी और 12 घंटे के भीतर घाव भी भरे जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।